नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कि 99% चीजें तय हो गई है। छोटी मोटी कॉमास और फुल स्टॉप्स पे चर्चा चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द होगी ट्रेड डील। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा जल्द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच साइन करेंगे। यूएस ट्रेड डील पर कल से फिर शुरू होगी बात। ट्रेड डील के पहले चरण का 99% काम पूरा। नई सीरीज के तहत आईआईपी के आंकड़े जारी। अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ 4.9%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ का मुख्य योगदान। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार गिरावट के साथ बंद। निफ्टी सेंसेक्स में लगातार चौथे सत्र में बिकवाली। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद। टाटा सन्स की लिस्टिंग के खिलाफ नोएल टाटा। आरबीआई को पत्र लिखकर जताया विरोध, कहा लिस्टिंग से मुनाफा और शेयर होल्डरों की मांगे हो सकती हैं हावी। लंबे वक्त में चैरिटी के कामकाज पर पड़ेगा बुरा असर। मनी कंट्रोल की सुपर एक्सक्लूसिव। फिर महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 42 रुपए की बढ़ोतरी। 19 किलो की कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 3,113 रुपए। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार। इधर संसदीय कमेटी की आज और कल अहम बैठक। जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट घोषित। बिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने किया टॉप। 360 में से 330 अंक किए हासिल। पश्चिम बंगाल में 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 13 कैबिनेट और 19 राज्य मंत्रियों के साथ 3 मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। नीट की पेपर लीक मामले में शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति आज और कल चर्चा कर रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। मतलब इस बार नीट पेपर पेन मोड में ही होगा। इस खबर पर पूरा अपडेट बता रहे हैं आसिम मनचंदा। नीट पेपर लीक मामला काफ़ी गर्मा गया है। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में कहा गया था कि जो 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा से होने वाली है उसको कंप्यूटर बेस्ड कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी एनटीए काफ़ी दबाव में है और ऐसे में हमें नहीं लगता कि उनको किसी भी तरह का कोई आदेश देना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद करेगा। और उसके साथ साथ जो संसद की स्थायी कमेटी है उसने भी एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और एनटीए के अधिकारी शामिल होंगे। खासतौर पे कि नीट पेपर के लीक के ऊपर चर्चा होगी कि किस तरह से इसको पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, किस तरह से सारी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो इसके ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी है वो चर्चा करेगी। इसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी ने एक बैठक कल भी बुलाई है जिसमें कि सीबीएसई मामले के ऊपर चर्चा होगी। किस तरह से छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, किस तरह से ऑन स्क्रीन जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है उसको में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। तो अगले 2 दिन स्टैंडिंग कमेटी इन दोनों मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाली है और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से इन एग्जामिनेशन में आगे चल करके सुधार किया जा सकता है। इधर सीबीएसई को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। आज सीबीएसई के पोर्टल पर 12वीं के छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन पोर्टल शुरू नहीं हो सका। आंसर शीट की रीचेकिंग का लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं। तकनीकी गड़बड़ी के चलते पोर्टल समय पर शुरू नहीं हो पाया। कई छात्रों ने लॉगिन नहीं होने और वेबसाइट क्रैश होने की शिकायत की थी। सीबीएसई ने कहा है कि तकनीकी टीम समस्या को ठीक करने में लगी है। और आज आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी बड़ी चर्चा। आखिर परीक्षा का सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो जरूर जुड़िए हमारे इस खास प्रोग्राम अग्नि परीक्षा में शाम 7:57 पर। इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ गया है। बिहार के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया टॉप किया है।
शुभम ने 360 में से 330 अंक हासिल किए हैं। वहीं कबीर छिल्लर ने 329 अंकों के साथ ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है। बिहार में गया के रहने वाले शुभम पिछले 2 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले जेईई मेन में उन्होंने ऑल इंडिया 6ठी रैंक हासिल की थी, लेकिन एडवांस्ड में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के टॉपर बन गए। रिजल्ट के बाद न्यूज़ 18 इंडिया ने दोनों टॉपर से बातचीत की। सबसे पहले शुभम, बहुत बधाई आपको। फर्स्ट रिएक्शन क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है इस अचीवमेंट के साथ? मतलब इस अचीवमेंट के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कोटा आए थे तब इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, बट मेहनत करते करते तो ये समझ में आ गया कि टॉप 5-10 में आना का पॉसिबिलिटी है ही। और आज जब फर्स्ट रैंक आई है तो बहुत ही खुशी हो रही है। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। कितना बड़ा चैलेंज था इस रैंक को हासिल करना? चैलेंज तो बड़ा था, क्योंकि मेहनत बहुत करना पड़ता है, हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ, हार्डवर्क के साथ काम करना पड़ता है। बट ठीक है, डेडिकेशन था, मोटिवेशन था करने का, तो फिर वो फाइनली हो ही जाता है। इस सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ रहा? पेरेंट्स का और फैकल्टीज का एंड एलन के एकेडमिक सिस्टम। क्या एम लेकर के चले थे जब ये अचीवमेंट हासिल हुई? एम तो यही था कि कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट देना है। अब वो बेस्ट ऑल इंडिया रैंक 1 बनकर आए या 50-50 बनकर आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अपना बेस्ट। कबीर, क्या कहेंगे इस अचीवमेंट के साथ? काफी अच्छा लग रहा है। जैसे उसने कहा कि कोटा के इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, सीरियसली कोई इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी, बट स्टिल धीरे धीरे टेस्ट में देखा परफॉर्मेंस तो लगा कि टॉप 5 में तो आ ही जाऊंगा, एंड अब अच्छा रिजल्ट आ गया। अब जब आ गया तो अब आगे के लिए क्या, और यहाँ संघर्ष से सफलता की कहानी क्या कहती है? अभी तो IIT बॉम्बे CSE जा रहा हूँ, देखते हैं उसके बाद मास्टर्स करूंगा या क्या करूंगा। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? पेरेंट्स को, टीचर्स को। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बहुत जल्द होने के संकेत मिल रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ बहुत जल्द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच साइन होने वाला है, फिर आगे के लिए बातचीत शुरू होगी। 2, 3 और 4 3 दिवसीय हमारी बैठक चलने वाली है। वैसे तो 3 फरवरी को ही दोनों देशों के नेताओं ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अनाउंस कर दिया था। मोटी मोटी सभी बातें तय हैं। जैसा आप जानते हैं कि अभी अभी यूएस के एम्बेसडर मिस्टर सर्जियो गौर ने भी कहा कि 99% चीज़ें तय हो गई है। छोटी मोटी कॉमास और फुल स्टॉप्स पे चर्चा चल रही है। फाइनलाइज करते वक्त जो वहाँ पे बदलाव आए थे, कानूनी बदलाव आए थे यूएस में, उसको किस प्रकार से फाइनल एग्रीमेंट में रिफ्लेक्ट करना, उसके हिसाब से किस प्रकार से बदलाव होगा, उसको तय करके मुझे पूरा विश्वास है कि यूएसए के साथ भी जल्द से जल्द हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच खत्म कर देंगे, साइन करेंगे और आगे की चर्चा चालू करेंगे, आगे और कैसे व्यापक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बनाया जाए। और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर तो कल से फिर बातचीत शुरू होगी। यूएस अधिकारियों की टीम आज शाम दिल्ली पहुंच रही है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, इस बैठक को कितना अहमियत दी जाए? देखिए, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से है कि अभी अमेरिका ने दुनिया के हर देश पे 10% की ड्यूटी लगा रखी है। ये जो ड्यूटी है उसकी मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है, यानी अगले महीने 24 तारीख को खत्म होगी। उस 24 तारीख के बाद किस देश पर कितनी ड्यूटी लगेगी अमेरिका नए सिरे से तय करेगा। इसलिए इससे पहले भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है उसकी तस्वीर साफ होना बेहद जरूरी है। इसलिए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक के लिए यूएस के साथ नेगोशिएटर्स की टीम के कुछ सदस्य दिल्ली आ चुके हैं जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, और कुछ सदस्य आज रात तक पहुंचने वाले हैं। और कल 2 जून, 3 जून और 4 जून के 3 दिन की बैठक होगी और इस बैठक में बातचीत जब आगे बढ़ेगी तब यूएस के चीफ नेगोशिएटर जो हैं वो भी भारत आ सकते हैं, इसकी संभावना है। और इस डील में मोटा मोटी 99% हिस्सा पूरा हो चुका है। ट्रेड डील की शर्तें तय हो चुकी है, ट्रेड डील की बातें तय हो चुकी हैं। बाकी बचा है फुल स्टॉप
कॉमा जैसे जो छोटी मोटी चीजें होती है, बारीकी चीजें होती है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस अंतिम रूप देने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो फिर यूएस के चीफ नेगोशिएटर आएंगे तो फिर डील को अंतिम कह सकते हैं कि सारे शर्तों पर मुहर लगते हुए आपको दिखेगी। और इसके लिए एक और महत्वपूर्ण बात कि अलग अलग सेक्शन के तहत जो अलग अलग देशों पर ड्यूटी लगाने के जो प्रावधान होते हैं, उससे भारत भी अपनी तरफ से पूरी तरह से नेगोशिएशन करेगा कि कहां किस तरह से रियायत मिल सकती है, कहां किस प्रोडक्ट पर कितनी ड्यूटी रहनी है। तो मुझे लगता है कि ये दौर काफी महत्वपूर्ण है बातचीत का दौर। शुक्रिया लक्ष्मण जी। 26 मई को हुई बोर्ड बैठक में टाटा सन्स की लिस्टिंग पर चर्चा हुई। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन से लिस्टिंग को लेकर सफाई मांगी। वहीं दूसरी तरफ नोएल टाटा ने आरबीआई को पत्र लिखकर टाटा सन्स की लिस्टिंग के खिलाफ आवाज उठाई है। मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनी कंट्रोल के सीनियर एडिटर देवर्षि चाकी। देवर्षि, ये बताइए कि पहले तो 26 मई को जो बैठक हुई, इसमें टाटा सन्स की लिस्टिंग पर चर्चा क्यों हुई? जैसे आपने बताया 26 तारीख को जो मीटिंग हुई थी वो प्राइमरीली बिजनेस रिव्यू मीटिंग थी। काफी सारे सीईओज आए थे, स्पेशली जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के, जैसे कि रिटेल वेंचर है उनका, ऑनलाइन जो है उनका बिजनेस, इसके अलावा एयर इंडिया और कुछ और बिजनेसेस भी आए थे। तो ये मेनली उनका फोकस इसी बात पे रहा। लेकिन इस मीटिंग के दौरान नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन है उनको साफ तौर पे ये पूछा कि टाटा सन्स की जो लिस्टिंग की बात पॉसिबिलिटी जो जताई जा रही है उस पे उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या रवैया है। तो जहां हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि इस पे कोई सीधा जवाब चंद्रशेखरन की तरफ से नहीं दिया गया, जो एक काफी मतलब एक फॉल्ट लाइन सी बनती जा रही है टाटा ग्रुप के लीडरशिप के बीच में। नोएल टाटा जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, टाटा सन्स जैसे आप जानते हैं वो 60% से ज्यादा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है, जो 60% से ज्यादा टाटा सन्स को कंट्रोल के स्टेक को कंट्रोल करती है। वो नहीं चाहते कि टाटा सन्स की लिस्टिंग हो। इसका उन्होंने काफी एक एक्सप्लेनेटरी मेल, एक लेटर उन्होंने आरबीआई को भी इसी सिलसिले में लिखा है। उन्होंने कहा है कि टाटा सन्स का जब गठन हुआ था और जब टाटा ट्रस्ट को उसकी शेयर होल्डिंग सौंपी गई थी तो प्राइमरीली फिलैंथ्रोपी को मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था। जैसा आप जानते हैं टाटा ट्रस्ट जो है वो लोक कल्याण में काफी सारी चीजों में वो करेंटली एंगेज्ड है। वो स्कूल्स चलाती हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। तो इन सब चीजों को इनको फोकस में रखते हुए नोएल टाटा ने कहा कि चंद्रा से ये पूछा कि आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि टाटा सन्स को हम कैसे अनलिस्टेड रखें। लेकिन जैसे सूत्रों ने हमें बताया है कि इस पे चंद्रा का कोई कन्विक्शन वाला जवाब उन्हें मिला नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो आरबीआई की तरफ से भी अभी तक एम्बिग्विटी है इस होल मैटर पर। चंद्रा की अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने जो टाटा ट्रस्ट का जो पब्लिक डेट था वो उन्होंने कंप्लीटली रीपे कर दिया है। अब मेरे ख्याल से ये कलेक्टिव लीडरशिप के जिम्मे है कि वो क्या सोचते हैं कि इसको आरबीआई को कैसे वो कन्विंस करेंगे। नोएल टाटा जो अब तक टाटा सन्स पे काफी हद तक डिपेंडेंट थे कि टाटा सन्स के थ्रू नेगोशिएशंस रादर मैसेजिंग चल रही थी आरबीआई को और गवर्नमेंट को कि इसको अनलिस्टेड ही रखा जाए। हमारे सोर्सेस ने हमें ये बताया है कि अब इसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेंगे और पर्सनली इसको नेगोशिएट करेंगे। लेकिन देवर्षि, नोएल टाटा ने आरबीआई को पत्र लिखकर क्या विरोध जताया है? ये देखिए, जो मैंने आपसे अभी कहा, ये फिलैंथ्रोपी जो है ये इनका टाटा ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। जो भी डिविडेंड टाटा सन्स से आता है उसका काफी सारा हिस्सा टाटा ट्रस्ट को चला जाता है, जिससे वो काफी सारी चीजें करते हैं। अगर टाटा सन्स लिस्ट हो जाती है मान लीजिए आगे जाकर, तो एक नॉर्मली एक किसी भी लिस्टेड कंपनी में एक क्वार्टरली अर्निंग्स का एक प्रेशर रहता है। इससे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में काफी समय हम देखा गया है कि इस पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। वो नोएल टाटा ने कहा है क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट इसमें अलाइन होगा। तो अगर टाटा सन्स को आगे जाकर टाटा ग्रुप के लिए काफी सारी चीजें करनी, जैसे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी अग्रसर हैं, इसके अलावा वो एयर इंडिया जो इंडिया की नेशनल कैरियर रही है एक समय पे, उसको वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए काफी प्रोजेक्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म
स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल है टाटा सन्स का, वो शायद थोड़ा सा हैम्पर होगा। तो ये हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि ये नोएल टाटा का प्राइमरी कंसर्न रहा है, जो उन्होंने आरबीआई को इसके बारे में उन्होंने लेटर लिखा। शुक्रिया देवर्षि। बढ़ते हैं आगे। आज नई सीरीज के तहत आईआईपी यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए हैं और अप्रैल महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4.9% हुआ है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का मुख्य योगदान रहा है। अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 6.2% दर्ज की गई है। वहीं वाटर सप्लाई, सीवेज और वेस्ट मैनेजमेंट में ये बढ़ोतरी 6.6%, बिजली और गैस आपूर्ति में 4.9% रही है। माइनिंग ग्रोथ -5.1% रही है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आने वाले 23 उद्योगों में से 17 ने सकारात्मक पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की है। सरकार ने पहली बार साल 2022-23 को आधार मानकर ये आंकड़े जारी किए हैं। इससे पहले के आंकड़ों का आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था। और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स में लगातार चौथे सत्र में बिकवाली देखने को मिली है। सेंसेक्स 508 अंक गिरा है, निफ्टी 165 अंक टूटकर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुए। कैसा रहा आज के बाजार का हाल, बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और मार्केट जो है डेज लो पर क्लोज हुए हैं। जी हां, कमजोर मॉनसून की फिक्र से बाजार में आज फिर से गिरावट गहराई और अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय बाजार फिसलते हुए नजर आई। निफ्टी 50 की बात करें तो यहां पर 165 अंकों का दबाव देखा गया। निफ्टी बैंक में ज्यादा कमजोरी देखी गई, 1% की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर आज तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। लेकिन अगर सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो यहां पर आईटी इकलौता ऐसा इंडेक्स था जहां पर खरीदारी देखने को मिली। 2.5% के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा कहीं भी देख लीजिए आप, निफ्टी ऑटो, कैपिटल मार्केट, डिफेंस, पीएसयू, एफएमसीजी, फार्मा, सारे इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। अगर आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो यहां पर आईटी पैक में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। टेक महिंद्रा 4% के गेंस, इन्फोसिस, कोल इंडिया, टीसीएस जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर निफ्टी 50 लूजर्स की बात की जाए तो यहां पर एफएमसीजी इंडेक्स, जी हां, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स जो थे उनमें गिरावट नजर आई। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और मैक्स हेल्थ केयर में भी गिरावट देखने को मिली। आईटी के गेनर्स की बात की जाए तो यहां पर परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एलटीआई मॉनिटरीज, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर खरीदारी नजर आई। लेकिन बैंकिंग शेयर में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। अगर स्टॉक की बात की जाए तो यहां पर कैनरा बैंक, पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस जैसे बैंक थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल आज के सेशन को एक वीक सेशन माना जा सकता है। और अब बात बर्नस्टीन की इंडिया स्ट्रेटजी की। बर्नस्टीन का कहना है कि भारतीय बाजार में रिलीफ रैली दिख रही है, लेकिन मार्केट के लिए ट्रिगर्स अभी लिमिटेड है। आइए नुपुर से जानते हैं बर्नस्टीन के सेक्टोरल कॉल्स में क्या बदलाव आए हैं और इससे इस साल के लिए निफ्टी का लक्ष्य क्या रखा है। बिल्कुल, काफ़ी सारे सेक्टर्स को यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड भी किया है, साथ ही साथ डाउनग्रेड भी करते हुए दिखे। बर्नस्टीन यहाँ पे इंडिया स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट आई है जहाँ पे पूरे साल का व्यू पॉइंट वहाँ पे रखा है उन्होंने। उनका कहना है कि बाजार में जो रिलीफ रैली नजर आई थी, लेकिन आने वाले जो ट्रिगर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, वो काफ़ी सीमित है। इस साल के अंत तक देखें तो निफ्टी का टारगेट 26,000 का जो उनका पहले था उसे बरकरार रखा है। 10% का अपसाइड उन्हें यहाँ से नजर आता है। न्यूट्रल की रेटिंग को भी बरकरार रखा है, लेकिन उनका कहना है कि हालिया जो फिलहाल में जो रिलीफ रैली देखने को मिली है उसके लिए जो ट्रिगर्स और आने वाली जो रैली होगी उसके लिए जो ट्रिगर्स होंगे वो काफ़ी लिमिटेड हो सकते हैं। चिंता जताई है अर्निंग्स डाउनग्रेड को लेकर। FY27 के अर्निंग्स अनुमान में देखें तो अब तक 3% की कटौती ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। नियर फ्यूचर में मैक्रो का सपोर्ट यहाँ पे कमजोर देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिकल झटके अगर ना भी लगे तो अर्निंग्स डाउनसाइड का जो रिस्क है वो बरकरार रहेगा। हालांकि जो सिलसिला है अर्निंग्स डाउनग्रेड का वो फिर से एक बार शुरू होते हुए नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ बर्नस्टीन का ये भी मानना है कि कुछ ऐसी थीम्स है, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कि रैली को सपोर्ट कर सकते हैं। एक बूस्ट यहाँ से देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो थीम उन्होंने पॉइंट आउट की है वो एआई और डेटा सेंटर थीम से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है, जहां पे अंडर ओन स्टॉक्स है यहाँ पे आप फोकस करके चल सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन की जो कंपनीज है उस पर फोकस आप करके चल सकते हैं। दूसरी थीम उन्होंने जो कही है वो है ग्लोबल रेवेन्यू एक्सपोजर वाले जो सेक्टर्स हैं वहाँ से फोकस पर आते हुए नजर आएंगे। IT और हेल्थ केयर पर भरोसा जताते हुए नजर आए। डॉलर रेवेन्यू जो एक्सपोजर है उससे एक अर्निंग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तीसरी थीम उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया का जो टेंशन खत्म होगा उससे एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है, ग्लोबल रीबाउंड देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से OMCs और ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स को री रेटिंग आने वाले क्वार्टर्स में नजर आ सकती है। अब कुछ सेक्टर्स है जहां पे डाउनग्रेड किया है बर्नस्टीन ने और कुछ अपग्रेड किया है। सबसे पहले सेक्टर्स की बात करें तो कंजम्पशन पर उनका भरोसा घटते हुए नजर आया। स्टेपल्स को अंडरवेट किया है, ऑटो को भी अंडरवेट किया है। ऑटो में उनका कहना है कि जो डिमांड है वो पीक हो चुकी है, तो यहाँ पे कमजोरी आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है। हालांकि हेल्थ केयर पर जो रुख है वो उनका अभी भी पॉजिटिव यहां पर नजर आया। इंटरेस्टिंगली बैंक्स एंड फाइनेंशियल पर इक्वल वेट की रेटिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात OMCs को लेकर कही है जहां पे उन्होंने अपग्रेड किया और आगे चल के यहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पूरे एनर्जी सेक्टर को लेकर इक्वल वेट की रेटिंग आती हुई दिखी है। IT पर भी ओवरवेट का स्टांस जो है उसे बरकरार रखा है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया है और इंडस्ट्रियल्स भी देखे तो यहाँ पर भी भरोसा बढ़ते हुए दिखा है। तो OMCs को ओवरवेट पर अपग्रेड किया है और IT का स्टांस अभी भी बरकरार है। और आवाज समाचार में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। गर्मी की छुट्टियां होने के बावजूद एविएशन सेक्टर रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। DGCA के अप्रैल के आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अप्रैल महीने में घरेलू हवाई यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ी है। क्या बता रहे हैं ताजा आंकड़े, डिटेल्स के साथ रोहन सिंह। जी, अप्रैल का महीना आमतौर पे पीक समर सीजन की शुरुआत माना जाता है, लेकिन इस बार DGCA के आप अगर अप्रैल के आंकड़ों को देखें तो जो डोमेस्टिक हवाई यात्री हैं उनकी संख्या घटी है। 4.2% की कमी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप मार्च से कंपेयर करें तो 1.44 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी डोमेस्टिक रूट्स पे, लेकिन अप्रैल में ये घट के 1.38 करोड़ पहुंच चुकी है। वहीं अगर सालाना आधार पर भी कंपेयर करें तो भी डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक लगभग 3.4% घटा है। जो मुख्य कारण है वेस्ट एशिया क्राइसिस की बात थी, उस समय में ATF की कीमतें भी उस समय बढ़ी थी और इसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा था। कई सारी एयरलाइंस ने अपने जो रूट्स हैं वो भी कर्टेल करने शुरू किए थे। लेकिन अगर मार्केट शेयर की बात करें, अप्रैल में इंडिगो का जो मार्केट शेयर था वो 65% तक पहुंचा। एयर इंडिया की जो हिस्सेदारी थी वो 26.2% से कम होकर 24.7% रह गई। और अगर पूरे जनवरी से अप्रैल तक की बात करें तो भी डोमेस्टिक यात्रियों की संख्या बिल्कुल फ्लैट थी, सिर्फ 0.06% की ग्रोथ देखने को मिली। और इसके बाद अगर आप देखें तो तमाम जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने रूट्स को और कर्टेल किया है। तो जो अगला जो मई की अगर बात करें वहां पे जो DGCA की रिपोर्ट आएगी उसमें और ज्यादा कमी होने की संभावना दिख रही है। भारतीय रेलवे अब तेजी से डीजल बेस्ड नेटवर्क से इलेक्ट्रिक नेटवर्क की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसका सीधा असर रेलवे के फ्यूल बिल पर दिखाई देने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक बीते कुछ साल में रेलवे की डीजल की खपत 63% तक घट गई है। इस खबर पर पूरी डिटेल दे रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, आज से 10 साल पहले की अगर तस्वीर को देखेंगे तो ज्यादातर जो रेलवे की निर्भरता थी खासतौर पर ऑपरेशंस के लिए वो डीजल पर ही थी। लेकिन बीते 10 से 12 सालों में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई और इसके पीछे वजह ये रही कि जिस तरह से रेल मंत्रालय में मिशन मोड पर काम किया गया इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। अभी अगर ब्रॉड गेज नेटवर्क की बात करें तो लगभग इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है और यही वजह है कि जो बड़ा नंबर रेलवे की तरफ से शेयर किया गया है वो ये कि 2016-17 के मुकाबले अगर आप 2024-25 में देखेंगे तो जो डीजल पर निर्भरता है वो 63% तक कम हो गई है। तो बड़ी गिरावट डीजल कंजम्पशन में खास तौर पर रेलवे मिनिस्ट्री में दर्ज की गई है। अब इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इस पर कितना खर्च कर रही है सरकार, तो हम देख रहे हैं साल दर साल जब बजट एलोकेट होता है तो इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस
फोकस रखा जाता है। बीते 5 सालों की बात करें तो 30,000 करोड़ लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन पर ही खर्च हुए हैं। और जिस तरह से ये बड़ा नंबर, एक कॉस्ट कटिंग हुई है, डीजल पर निर्भरता घटी है, जाहिर तौर पर अभी जिस तरह की वैश्विक स्थिति है उसको देखकर एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर समय रहते रेलवे ने डीजल से इलेक्ट्रिफिकेशन में शिफ्ट ना किया होता तो अभी जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है इस दौर में एक बड़ी आफत रेलवे के लिए हो सकता था, खासतौर पर फ्रेट और पैसेंजर ऑपरेशंस को लेकर। लेकिन यहां पर राहत की बात यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ रेलवे बढ़ रही है। इससे 2 और फायदे हो रहे हैं। जो ग्रीन मोबिलिटी पर सरकार का फोकस है वो भी कहीं ना कहीं अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा फॉरेक्स सेविंग भी इस पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद देखने को मिल रही है। आज पश्चिम बंगाल की शुवेंदु अधिकारी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। कोलकाता के लोक भवन में 35 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या 41 हो गई है। आज शपथ लेने वालों में दीपक बर्मन, अर्जुन सिंह, शंकर घोष, गौरी शंकर घोष, तापस रॉय, मनोज कुमार उरांव और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय के नाम शामिल हैं। आज शपथ लेने वाले 13 विधायक कैबिनेट मंत्री, 19 राज्य मंत्री और 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने हैं। शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में 9 मई को शपथ ली थी। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।